A 32-year-old woman with a poorly controlled diabetes mellitus delivers a healthy boy at the 38 weeks of gestation, and as a result of maternal hyperglycemia during pregnancy, pancreatic isolate of neonates would expected to show which of the following morphological response to the injury. हमसे क्वेश्चन पूछा गया तो जो बच्चा पैदा हुआ उसके जो पेनक्रियाट के जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस है उनके ऊपर एक स्ट्रेस पड़ा कि बाहर हाइपरग्लाइसीमिया हो रखा है, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा रखा है, तो जो पेनक्रियास के बीटा सेल है उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है कि तुमको ज़्यादा इंसुलिन निकालना है। अब ये जो पेनक्रियास होगा वो भी ग्रोथ में होगा, यानी डिवाइड कर रहे होंगे पेनक्रियास के सेल्स, तो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर यानी हाइपरग्लाइसीमिया भी एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे प्लोरीफरेशन होगा, बीटा सेल्स का प्लोरीफरेशन होगा, तो वो सेल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो यानी हाइपरप्लेजिया होगा। और हाइपरप्लेजिया इतना हो जाता है कि जो बच्चा पैदा हुआ रहता है उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, क्योंकि वो इंसुलिन जो है उनके बेटा सेल ज़्यादा निकालते हैं, तो हाइपरप्लेजिया जो होगा वो इसका आंसर होगा। जो बच्चा पैदा होता है उसके साथ साथ ये मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से उसके अंदर डिफेक्ट हो सकते हैं, तो डिफेक्ट में हार्ट की डिफेक्ट हो सकती है, 5 से 10% चांस है कि हार्ट की डिफेक्ट हो जाए, ग्रेट वेसल्स की डिफेक्ट हो जाए या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाए, तो इसका रिस्क रहेगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। A 52-year-old woman loses her right kidney following an automobile accident. A CT scan of the abdomen 2 years later shows a marked enlargement of the left kidney. The renal enlargement is an example of which of the following adaptation? So ऑप्शन जो है एट्रोपी, डिस्प्लेजिया, हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी। क्वेश्चन में लिखा है कि राइट किडनी लॉस है, लेफ़्ट किडनी का एनलार्जमेंट हो जा रहा है, कारण क्या है? तो एट्रोफी तो हो नहीं सकता, अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो एट्रोफी नहीं हो सकता, इसका आंसर जो है वो हाइपरट्रोफी है। हाइपरप्लेजिया जो है वो रीनल ट्यूबुलर सेल्स के अंदर हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है, लेकिन चूँकि साइज़ जो है वो किडनी की इंक्रीज़ हुई लेफ़्ट साइड की, तो साइज़ के इंक्रीज़ होने के लिए जिम्मेदार जो है वो हाइपरट्रोफी हो सकता है, हाइपरप्लेजिया से साइज़ इंक्रीज़ नहीं होती। ओके, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हाइपरट्रोफी हो जाएगा। Most common cause of cell injury at the level of cells, that is hypoxia होता है। तो सेल्स के पास अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो सबसे बड़ा सेल इंजरी का कारण होता है, क्योंकि सबसे पहले जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डिसफंक्शनल होता है और एटीपी की कमी हो जाती है, और एटीपी की कमी के कारण बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज पूछा है तो वो हाइपोक्सिया है। ओके, cells most sensitive to the hypoxia is most common cause of cellular injury। तो हमसे पूछा गया कि इंजरी का सबसे मोस्ट ससेप्टेबल कौन होता है, तो इंजरी के लिए मोस्ट ससेप्टेबल जो होता है, सीवियरिटी, अगर कोई इंजरी हुई किसी सेल को तो कौन सा सेल जो होगा ज़्यादा अफेक्टेड होगा, वो नेचर ऑफ सेल पे डिपेंड करता है, ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, उसके साथ साथ ऑर्गन्स पे डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ सेल्स, अगर वो CNS का सेल है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो वो मोस्ट ससेप्टेबल होता है। अगर 2 मिनट के लगातार अगर स्ट्रेस रहा तो इसकी इंजरी होगी, ठीक है, इसकी इंजरी होगी। ऐसे ही अगर हार्ट है, मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो इसका 20 मिनट है, फिर उसके बाद स्केलेटल मसल की सेंसिटिविटी है, और सबसे मोस्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो फाइब्रोब्लास्ट है। हमसे क्या पूछा गया कि मोस्ट सेंसिटिव कौन होगा, तो CNS के सेल, न्यूरॉन। अब उसमें हम आ जाते हैं ब्रेन में कई ज़्यादा पार्ट जो होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है सेल इंजरी के लिए। तो सबसे पहला सोमनर सेक्टर होता है। सोमनर सेक्टर क्या होता है? सोमर सेक्टर होता है, ये पिरामिडल सेल लेयर ऑफ द हिप्पोकैम्पस होता है, जिसको CA1 एरिया भी कहते हैं। दूसरा परकिंजस सेल्स जो कि सेरेबेलम में पाए जाते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो पिरामिडल न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, और लेयर 3-4 सेल्स के जो न्यूरॉन होते हैं, 3, 5 और 6 लेयर के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी सेंसिटिव होते हैं। अगर हम ऑर्गन के बारे में बात करें तो ऐसे है, ठीक है। CNS के, अगर हार्ट की बात करें तो सब एंडोकार्डियल लेयर, GID की बात करें तो स्प्लेनिक फ्रैक्चर, ओके, स्प्लेनिक फीसर, ओके। तो इसका आंसर न्यूरॉन हो जाएगा। ओके, थैंक यू। इन क्रॉनिक स्मोकर bronchi shows stratified squamous epithelium with underlying glands. What type of
changes this changes metaplasia. how? देखो मेटाप्लेजिया में क्या होता है, मेटाप्लेजिया का जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, अगर इपिथेलियम के केस में देखें, इपिथेलियल मेटाप्लेजिया, तो इपिथेलियल मेटाप्लेजिया के केस में लंग्स जो है वो मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है. इसके अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, ये क्रॉनिक स्मोकर के केस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में बदल जाता है. इसको हम स्क्वेमस मेटाप्लेजिया कहते हैं. तो ये एग्जांपल जो है वो इसी का है. अगर हम बात करें मेटाप्लेजिया का, तो मेटाप्लेजिया जो है वो बेनाइन रिवर्सिबल कंडीशन होता है अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है. तो रिवर्सिबल मेटाप्लेजिया ये बेनाइन होता है, लेकिन अगर मेटाप्लेजिया ज़्यादा देर तक परसिस्ट कर जाए तो वो कैंसरस हो जाता है. साथ साथ एक और पॉइंट याद करना कि कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया भी होता है. उसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल मायोसाइटिस ओसिफिकेंस होता है, मायोसाइटिस ओसिफिकेंस. तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो मेटाप्लेजिया हो जाएगा. ओके.